क्या दोबारा जिंदा होना पॉसिबल है? तो देखो, हम और आप इकलौते ऐसे पर्सन नहीं हैं जिनके ब्रेन में पहली बार ये आइडिया एग्जीक्यूट हुआ है, बट ये कंपनी ओपनली लोगों को दोबारा जिंदा करने का दावा करती है। अब इस बात पर चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 100% रियल है। और यहाँ तक 500 से भी ज़्यादा लोगों की पूरी बॉडी और 200 से भी ज़्यादा लोगों का ब्रेन इस कंपनी में दोबारा से जिंदा करने के लिए फ्रीज किया जा चुका है, जिन्हें ये कंपनी आज के करीब कई 100 सालों के बाद इन्हें जिंदा करेगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 5000 से भी ज़्यादा लोग इस लैब के नाइट्रोजन से भरे लिक्विड चेंबर में फ्रिज होने के लिए खुद को इसमें रजिस्टर्ड करा चुके हैं। और जिस कंपनी का नाम है क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट। मतलब आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी तरीके से लगा सकते हो कि सैम एल्टमैन एंड जेफ बेजोस जैसे मल्टी बिलियनर लोग इस कंपनी पर इतना बिलीव करते हैं कि वो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। क्योंकि ये कंपनी जो भी कुछ दावा कर रही है ना, उसके पीछे का लॉजिक पूरी तरीके से साइंस पर डिपेंडेंट है। अब देखो, इतना सब कुछ समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इस लॉजिक के पीछे का साइंस आखिर वर्क कैसे करता है। मतलब क्या इस कंपनी की टेक्नोलॉजी के जरिए उन डेड बॉडीज को वापस से जिंदा किया जा सकेगा, या फिर ये मिलीनियर एंड बिलीनियर इसमें इन्वेस्ट करके खुद को इसमें रजिस्टर्ड करा रहे हैं, क्या वो भी फ्यूचर में दोबारा से जिंदा हो पाएंगे? तो देखो, क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 2 के 9 साल बाद से, जब 1954 में पहली बार डॉक्टर्स ने ह्यूमन स्पर्म को फ्रीज करने का टेस्ट परफॉर्म किया। एंड वो सक्सेस भी हुआ, क्योंकि बाद में इन्हीं स्पर्म को कई वुमेन्स में सक्सेसफुली प्लांट किया गया, और जिसे आगे चलकर क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम दिया गया। अब साइंटिस्टों का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस तो रहा, बट उस टाइम ये बात किसी ने भी नहीं सोचा, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, कि क्या इस कॉन्सेप्ट को पूरे ह्यूमन बॉडी पर भी अप्लाई किया जा सकता है। और वो थे मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट एटिंगर, जिन्होंने 1962 में प्रॉस्पेक्ट ऑफ इमोर्टैलिटी के नाम से एक बुक लिखा, जिसमें क्रायो प्रिजर्वेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए पूरे ह्यूमन बॉडी को फ्रीज करके दोबारा से जिंदा करने की बात करी गई थी, एंड जिसे साइंस की लैंग्वेज में क्रायोनिक्स का नाम दिया गया। इस बुक के पब्लिश होने के बाद कई साइंटिफिक कम्युनिटीज में इस टॉपिक पर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने लगे, एंड फाइनली 1996 में इसका फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल किया गया, जिसमें एक मिडिल एज वुमेन की बॉडी को क्रायो फ्रीज किया गया। और अभी तो ये बस एक स्टार्टिंग फेज था, और अब ट्रिगर में आती हैं ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने इस पूरी दुनिया में सेकेंड लाइफ एंड इमोर्टैलिटी मींस अमर होने की ट्रिक्स की तरह पॉपुलराइज करके इसे बेचना शुरू कर दिया, जिसके बाद से इनके पास मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स लोगों के क्रायोनिक्स के लिए एप्लीकेशन मौजूद है। और इतने सालों के बाद इन्होंने 500 से भी ज़्यादा लोगों की डेड बॉडी को फ्यूचर में दोबारा से जिंदा करने के लिए ऑलरेडी फ्रीज कर रखा है, जिसमें केवल 100 से ज़्यादा तो सिर्फ हेड को ही फ्रीज किया गया है। ऑल्सो दुनिया के कुछ रिचेस्ट लोग भी इस कंपनी पर अपना बिलीव दिखाते हैं, जैसे रिसेंटली सैम ऑल्टमैन एंड जेफ बेजोस ने तो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर तक इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। इवन एक 76 ईयर की रिटायर्ड हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव स्टीव लेबल ने भी इसमें अपना रजिस्टर कराया है, ताकि इनके डेथ के बाद उनकी बॉडी को भी फ्यूचर रिवाइव के लिए स्टोर किया जा सके। और यहाँ तक उन्होंने इस कंपनी के ट्रस्ट में करीब $100,000 मींस 83 लाख रुपीस डाले हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में आज से करीब ऑलमोस्ट 200 साल बाद इस ट्रस्ट में इनफ मनी होगा। मतलब ये कितना अमेजिंग बात है ना, कि जब ये फ्रीज हुए लोग जो ऑलरेडी मर चुके हैं, वो आज से 100-200 साल बाद फ्यूचर में दोबारा से अपनी आंखों को खोल सकेंगे, फ्यूचर को महसूस कर सकेंगे और उस फ्यूचर में जी सकेंगे। अब ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन टाइप लग रहा होगा, राइट? बट शॉकिंगली क्रायोनिक्स के पीछे भी साइंस ही छिपी हुई है। बट उस साइंस को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी को फ्रीज करने का सबसे बड़ा चैलेंज आखिर क्या होता है। तो देखो, जब हम किसी स्मॉल स्पेसिमेन लाइक स्पर्म को फ्रीज करते हैं, तो ये करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि बस इन्हें डैमेज किए बिना फ्रीज करना होता है, ताकि उन्हें एक टाइम बाद दोबारा से यूज किया जा सके। और ये टेक्नोलॉजी आपको इंडिया के मेजर सिटीज के हॉस्पिटल में देखने को भी मिल सकता है। बट जब बात आती है बॉडी के हर ऑर्गन्स, ब्रेन के हर फंक्शन को एक साथ फ्रीज करने की, तो ये चीज काफी चैलेंजिंग हो जाता है।
और वो भी उस चीज के रीजन से जो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 70% है, मीन्स वाटर। तो देखो वाटर की एक खासियत होती है, अब इसे खासियत कहो या प्रॉब्लम, कि जब उसे फ्रीज किया जाता है ना तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं, जिससे पानी का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ने लगता है और वो फैलने लगता है। इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर हम ह्यूमन बॉडी को इसी नॉर्मल तरीके से फ्रीज करते हैं ना तो उसमें मौजूद वाटर मॉलिक्यूल भी क्रिस्टलाइजेशन के रीजन से एक्सपैंड होने लगेगा, जिससे एट द एंड होगा ये कि हमारी बॉडी के सेल टिश्यूज वो भी एक्सपैंड करने लगेंगे और एक्सपैंड करते करते फट जाएंगे। तो ऐसे में उस बॉडी को जिंदा करना तो दूर, उसके किसी बॉडी ऑर्गन तक को जिंदा नहीं किया जा सकेगा। ये क्रिस्टलाइजेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से कई साइंटिफिक कम्युनिटीज आज भी ये मानते हैं कि इसके चलते क्रायोनिक्स के जरिए इमॉर्टैलिटी हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है। बट इस कंपनीज ने इस प्रॉब्लम के सलूशन को खोज निकाला है और इसीलिए ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपको फ्यूचर में दोबारा से जिंदा कर सकेंगे। तो अब अगर इनके पीछे की साइंस की बात करें तो क्रायोनिक्स करने वाली इन कंपनीज का क्लेम है कि इनके पास बॉडी को फ्रीज करने के दौरान क्रिस्टलाइजेशन होने से रोकने के लिए इनके पास एक सॉल्यूशन है, जिसके द्वारा ये ह्यूमन बॉडी को कई सालों तक इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन थीरियोटिक डेथ। क्रायोनिक्स जैसी कंपनियां साइंस के इस कॉन्सेप्ट को मानती हैं, जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेथ का सिर्फ यही मतलब होता है कि उसके ब्रेन को एक ऐसा डैमेज पहुंचा है जिसके चलते वो अपने इंफॉर्मेशन एंड कॉन्शियसनेस को खो चुकी है और इसे दोबारा वापस लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस फिनोमिनन को हम लीगली डेथ का नाम देते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन का ये भी मतलब होता है कि शायद आज जिन लोगों का ब्रेन फंक्शन बंद हो चुका है उन्हें फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के जरिए दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। इन शॉर्ट, इन कंपनीज के अकॉर्डिंग जिन्हें आज हम लीगली डेथ कंसीडर कर रहे हैं, वो शायद ऐसे बेहोशी या कोमा का पीरियड होता है जहां ब्रेन एक्टिविटी तो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिससे हम उनके एक्टिविटीज को दोबारा से रिट्रीव कर सकें। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी सेम ऐसा ही हो। शायद फ्यूचर में हमारे पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जिससे हम उस ब्रेन को दोबारा से रिवाइव कर सकेंगे, उसकी अपनी बॉडी में या फिर किसी और की बॉडी में। और इसीलिए क्रायोनिक्स के लिए ऐसे मिलियनियर एंड बिलियनियर ने रजिस्टर करा रखा है जिनको ऐसी कोई जानलेवा बीमारी है जिसका आज की मेडिकल साइंस में कोई इलाज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर एंड ALS। और यही क्रायोनिक्स ऑफर करने वाली कंपनीज ये सपना बेचते हैं कि भले ही ये जिंदगी, ये टाइम पीरियड आपके साथ ना हो, पर आप अपनी इस वेल्थ के साथ फ्यूचर में एक और लाइफ पा सकेंगे जहां आपकी इन बीमारियों का इलाज तो होगा, साथ ही उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने एज को भी रिवर्स कर पाओगे और अपने वेल्थ के साथ दोबारा से वो रिचेस्ट लाइफ जी सकोगे। और जिसके लिए क्रायोनिक्स अपने सभी पेशेंट के लिए एक ट्रस्ट फंड भी बनाती है, जिसमें उन पेशेंट को मिनिमम अपनी रिवाइविंग के लिए कंपनी द्वारा तय की गई एक फिक्स रकम तो रखनी ही होती है, जो पूरी बॉडी को फ्रीज करने का प्राइस $1 लाख होता है एंड सिर्फ ब्रेन को फ्रीज करने का प्राइस केवल $25,000 होता है। इवन एम्स के डॉक्टर ने इस क्रायोनिक्स के ऊपर कई सारे सवाल भी उठाए हैं, जैसे कि ये कैसे माना जाए कि बॉडी को फ्रीज करने के बाद उस फ्रोजन बॉडी के टिश्यूज समय के साथ खराब नहीं होंगे। अगर मान भी लिया जाता है कि फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि क्रायोनिक्स वाले फ्रिज के लोगों को हम दोबारा से जिंदा कर सके, तो क्या उन लोगों का ब्रेन फंक्शन, कॉन्शियसनेस और पर्सनालिटी पहले जैसी होगी जैसे वो मरने से पहले थे? क्योंकि लॉजिकली अगर सोचा जाए तो क्रायोनिक्स की गई बॉडीज में अभी तक किसी भी बॉडीज को दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सका है और ये कोई नहीं जानता कि ये साइंस फ्यूचर में कितना सक्सेस होगा। पर चलिए एक बात के लिए ये मान भी लेते हैं कि इन लोगों को दोबारा से जिंदा कर लिया जाता है, तो ये फ्यूचर को बेहतर बनाने के बजाय ह्यूमैनिटी को एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जैसा इन दोबारा जिंदा हुए लोगों की लीगल राइट्स एंड वेल्थ को वापस इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? क्या उनकी जनरेशन में आगे बढ़ चुकी फैमिली को वापस उनकी वेल्थ दोबारा से जिंदा हुई फैमिली मेंबर्स को देनी पड़ सकती है? मतलब जिस इंसान को लीगली तौर पर डेड घोषित कर दिया गया है, उस इंसान की लीगल राइट्स एंड पहचान क्या उसे वापस मिल सकेगा? और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन। मतलब अगर क्रायोनिक्स के बाद लोग अगर वापस जिंदा होने लगे तो ये एक ऐसे इमोर्टल बनाने वाली टेक्नोलॉजी बनकर उभरेगा जहां एक ह्यूमन सीधा मौत को ही चकमा दे चुका होगा।
जिससे लिटरली अर्थ पर पॉपुलेशन और भी तेजी से बढ़ने लगेगा। प्रेजेंट में भी अर्थ, इन्वायरमेंट और हम लोगों की हेल्थ ओवर पॉपुलेशन से इम्पैक्ट हो रही है, तो उस फ्यूचर में लाइफ कैसी होगी, जहां लोग मरना तो छोड़ो, पास्ट में मरे हुए लोग वापस से जिंदा हो रहे हैं। देखो, अब जो भी हो, प्रेजेंट टाइम का मेडिकल साइंस इस क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि क्रायोनिक्स का सक्सेस होना ऐसे फ्यूचर पर डिपेंड करता है जहां ह्यूमन नैनो टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल साइंस में एक मैजिकल ब्रेक थ्रू ढूंढ लेता है। और तब तक के लिए क्रायोनिक्स सिर्फ एक होप है, बिल्कुल गॉड की तरह, जिनके बारे में तो हम ये नहीं जानते कि वो साइंटिफिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, बट हो सकता हो कि हम जिन्हें भगवान कहते हैं वो एक्चुअल में भगवान हो ही ना, बल्कि वो एक ऐसे टाइप 7 सिविलाइजेशन बीइंग हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे वो टाइप 7 बीइंग और ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। और इसीलिए ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता हो कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं असल में वो टाइप 7 सिविलाइजेशन के एक जीव हों, जो लिटरली इतने पावरफुल होते हैं कि वो एक मैटर तक को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने तक की एबिलिटी रखते हैं, जिसके बारे में हमने अपने इस वाली वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।